अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब की। परवेज़ इलाही साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई इमरान खान की पार्टी के सदर हैं। जी हाँ, उनको आज जेल से रिहा कर दिया गया और कहा गया कि कोई भी अब जो है परवेज इलाही साहब को अरेस्ट नहीं कर सकता, उनको हाउस अरेस्ट भी नहीं रखा जा सकता। ये जो है बात की गई अदालत की तरफ से। उसके बाद परवेज इलाही साहब का एक क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। सब तो पहला अल्लाह ताला दा शुक्र, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सब तो पहला अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र। और जिन्हों ने मेरे वास्ते दुआवां की हैं, बेशक ने पूरा जहां जितनी दुआएं हुई हैं ना, यकीन करें ये दुआओं का नतीजा है। और अल्लाह ताला ने एक बाइज्जत रिहाई जो दी है, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। अच्छा सर, जी सर, ये भी एक तासुर है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक ये जो हमने काम किए थे ना दीन के, जैसे नाजरा, फिर कुरान शरीफ, वो जब दुआ करते हैं ना, वो कोई भाईजान मोबाइल पीछे करो। अच्छा ये क्या तासुर है कि आप जी, तो ये थे चौधरी परवेज इलाही जो आपको दिखाई दिए रिहा हुए। और रिहा होते ही उन्होंने मजहब का चूरन बेचना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जी जो हमने दीनी काम किए थे, जो हमने मजहब के काम किए थे, इस वजह से उनको रिहाई मिली है। लेकिन रुकिए, जरा ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि जी रिहा होने के बाद लाहौर में कनाल रोड जो है वहां से परवेज इलाही साहब जा ही रहे थे अपने घर को। वो जो था ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, जी हाँ जी हाँ। तो अभी वो जा ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ लिया। और अब फिर पकड़ के पुलिस एक बार फिर थाने ले गई और उसके बाद उनको जी दे हवाले कर दिया गया है इस्लामाबाद पुलिस के। अब इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर और हवा खाती हुई जो है, बहती हवा सा था वो गा रही है और लेकर उनको आ रही है इस्लामाबाद। जी हाँ, तो इससे पहले कि आप मजहब का चूरन बेचने का टाइटल लें या उसका कोई मेडल लेने की कोशिश करें, मैं आपको ये बता दूं चौधरी परवेज इलाही साहब कि आपको फिर से धर लिया गया है। और ये काम इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से बाहर आते हुए आप हमें दिखाई नहीं दे रहे। और अगर आ ही जाते हैं तो उस पे जो है वो कम से कम जो मर्जी कहिए, लेकिन मजहब का चूरन बेचना तो सर बंद कर दीजिए। मगर खैर, अब देखते हैं कि एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, तो ये मामला कहां तक चलता है और कब उनको रिहाई मिलती है। बात हम करेंगे जी हमारे एक पुराने क्रिकेटर, बहुत पुराने नहीं है लेकिन बहरहाल आजकल क्रिकेट नहीं खेल रहे, और उनकी हम बात करेंगे बिल्कुल। और खालिद लतीफ, जी हाँ, ये आजकल बड़ी खबरों में है और यकीनन उसकी वजह इनका क्रिकेट नहीं है। एक बार फिर मजहब का चूरन और मजहब जिसकी वजह से जिसको बढ़ा चढ़ा कर और लोगों को सुना सुना कर पाकिस्तान की हालत हुई है, इसकी बात जो है वो क्रिकेटर्स तक भी पहुंच गई है। जी हाँ, और नेदरलैंड के कोई जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कुछ बात की इस्लाम रिलीजन को लेकर, जो सुनकर जी ये खालिद लतीफ साहब जो हैं इनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उनको मारने के लिए एक आदमी को हायर किया। और कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, या न्यूज ये है कि उस आदमी को इन्होंने तकरीबन 21,000 यूरो या फिर 23,000 जो है डॉलर्स पेमेंट करनी थी। वो आदमी पकड़ा गया, उस आदमी ने इनका बता दिया। अब कहा यह जा रहा है कि इनको हो सकता है कि 12 साल की जेल हो जाए। फिलहाल तो सुनने में यह आया कि शायद ये पाकिस्तान में है, लेकिन फिर इनको पता नहीं शायद नेदरलैंड भेजा जाएगा या क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो आम लोग हैं, उनका माइंडसेट भी जो है वो किस तरह से तालिबानी और किस तरह से जो है वो टॉर्चर पसंद या तशद्दुद पे या एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं। और इसी वजह से लोग हर जगह जो है ऐसे लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए या अपना कोई ताल्लुक जाहिर करते हुए घबराते हैं। और अगर हम ये बात करें तो कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीजों पे रोक होनी चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, ये नफरतें बेचना बंद कर दें, तो हमें कहा जाता है जी हम तो गद्दार हैं और हमारे पीछे जो है वो किसी ना किसी की कोई लॉबी है जो हमें सपोर्ट कर रही है, जो हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्योंकि
अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कोई एक दो दिन पहले भी एक साहब जो हैं, जो कि फैमिली मेंबर हैं, फैमिली मेंबर की तरह हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड है मेरे, उन्होंने कहा कि जी तुम तो हर वक्त पाकिस्तान के पीछे पड़ी रहती हो, तुम तो हर वक्त टू नेशन थ्योरी पे सवाल उठाती रहती हो, और तुम तो गद्दार हो, और तुम तो एजेंट हो इंडिया की, और इंडिया की एजेंट होने की वजह से तुम उनके ये सारे काम कर रही हो, और इस किस्म की कई उन्होंने मेरे साथ बातें की। और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल आपके जो वीडियोस हैं वो देख के तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आप जो है कोई इंडियन एजेंट है। अच्छा, दूसरी तो इंडिया के लोग हैं, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी आप पाकिस्तान की एजेंट है, मुझे कोई ये बता दे कि मैं एजेंट किसकी हूँ। और दूसरी बात ये कि दोनों एजेंसीज को चाहिए कि मुझे कम से कम कुछ तो मतलब पेमेंट किया करें, कुछ मतलब दोनों के इल्जाम मेरे ऊपर लग रहे हैं कि कोई कहता है जी आईएसआई की एजेंट है, तो कोई कहता है कि जी रॉ की एजेंट है। तो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे घर का बिजली का बिल ही दे दें। 2 कमरों के या 2 बेडरूम के कहना चाहिए अपार्टमेंट में, किराए के अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ, कम से कम मेरे घर का किराया कोई अदा कर दे, ये नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, उसका उसमें फ्यूल ही डाल दिया करें, वो भी नहीं कर सकते। तो मेरे घर में आटा रख दें, या मेरे घर में चावल रख दें, मेरे घर में दालें रख दें, मेरे घर में कुकिंग ऑयल रख दें, कुछ तो कीजिए ना। जब इतने इल्जामात मेरे ऊपर हर तरफ से लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी रॉ की एजेंट, तो कोई कह रहा है कि जी आईएसआई की एजेंट, और फोन कर करके मुझे जो है वो ऐसी तैसी सुनाई जा रही है। तो फिर ये भी साबित कीजिए कि मुझे कोई फायदा हो रहा है, मुझे कोई फंड मिल रहा है, मेरी कोई मुश्किल आसान हो रही है। मैं तो जी बिजली के बिल भर भर के और घर का राशन पूरा कर करके मेरी तो ऐसी तैसी हो गई है। और ये लोग जो हैं, ये बजाय इसके कि ये करने के भाई कोई यहाँ बैठ के हिम्मत करके अपनी जान जोखों में डालकर बात कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय कि पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उसके बजाय उल्टा मेरे ऊपर ही जो है वो एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं चाहते क्या है, इनको शायद मर के दिखाना होगा, या कोई कभी आते जाते जैसे हमारे यहाँ होता है उड़ा दिया जाता है, तब इनको यकीन आएगा कि ये किसी की एजेंट नहीं थी, ये बेचारी तो बैठ के अपनी कंट्री को ठीक करने की बात कर रही थी। मतलब मुझे लोगों की समझ नहीं आती। कल जो साहब जिन्होंने मुझे फोन किया पाकिस्तानी है, और उन्होंने मुझे बेशुमार सुनाई कि वो तुमने वो ट्वीट कर दी, वाट लगा दी दादाजी, तो उसमें मैंने क्या गलत कहा था, मुझे वो बता देते। तुम जी टू नेशन थ्योरी पे सवाल उठा रही हो। अवैस इकबाल वाले शो को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ बातें मुझे सुनाई और कहा कि ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि तुम इंडियन एजेंट हो। दूसरी तरफ इंडिया से तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम बहुत ख्याल करते हैं, वो भी उठ के कह देते हैं कि जी आप तो एजेंसी के लोग हो। मतलब मुझे हैरत होती है कि इतने पढ़े लिखे, इतने मेच्योर किस्म के लोग जो हैं वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी को अप्रिशिएट करें कि जी आप अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए, या आप अपनी कंट्री में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने के लिए कि जी जिससे ये सही हो सके, आप हिम्मत करके बात कर रहे हैं, सच्ची पिक्चर दिखा रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बूट पॉलिश नहीं है, आप जूते साफ नहीं कर रहे, आप किसी किस्म का कोई फेवर नहीं ले रहे किसी से। बजाय इसके ये तारीफ करने के बजाय जो है लोग उल्टी सीधी बातें करके उल्टा बुरा भला कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है यही मेरे मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है, इसलिए कि अवार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, ये और बात है कि अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है अगर कोई इंडिया से भी कोई ऐसी बात करे या कोई पाकिस्तान से ऐसी बात करे, तो सुनकर अफसोस होता है कि ये लोगों को इतनी भी अकल नहीं है, ये लोग इतना भी नहीं पहचानते कि कौन जो है वो वाकई में सच्चे दिल से काम कर रहा है, बात कर रहा है, और कौन जो है वो धोखा दे रहा है। लेकिन बहरहाल कोई इलाज नहीं है ऐसे लोगों का मेरे पास। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि अब देखते हैं जी कि ये खालिद लतीफ साहब जो हैं, जो क्रिकेटर है, वैसे सांप लगा देते हैं हमारे यहाँ, जैसे कोई टेररिस्ट और इस किस्म का कोई पकड़ा जाता है हम उसके साथ सांप जरूर लगा देते हैं। तो बिल्कुल जी ये खालिद लतीफ जो है, इनको देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। कहा तो यही जा रहा है कि 12 साल की इनको जेल होगी, लेकिन होती है या नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा, और जैसे ही पता लगेगा हम सबसे पहले आपको ये खबर देंगे। और देखते हैं कि साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, उनको कब जो है वो रिहा किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं महंगाई की, और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, और डॉलर रेट जो है वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे आम पब्लिक हो, सभी जो है सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जाहिर है कि बहुत रिलैक्स है, और उनको इतनी टेंशन नहीं है जितना कि किसी आम आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है, चाहे वो उसको बिजली के बिल भरने हो, चाहे हाउस रेंट देना हो।
भाई पिछली बार तो बच्ची के टॉपर्स बेचे थे। क्या किया? पिछली बार बच्ची के टॉपर्स बेचे थे, अभी देखो क्या करते हैं। बच्चे की बालियां बेची थी। अभी मोटरसाइकिल बेचेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वही नज़र में है। नौकरी है? बस जॉब है। अब कमेटियों का मसला है ना आजकल, वरना रोड पे लगाते हैं, कोई ना कोई चीज़ लगा के बेच देते हैं। आंखों में आंसू आ गए हैं। बस यार भर जाता है ना भाई, सारा कुछ है, गाड़ी है पीछे। जिनके पास मालदार है उन्हें तो फिक्र ही नहीं है। इनसे पूछ के देखो आटा कैसे किलो, इन्हें पता ही नहीं होगा। इनसे पूछो जिसने किराया देना है। नींद आती है रात को? बस यार आ ही जाती है। हाँ कभी नहीं आती, जब नहीं कुछ खाया होता तो फिर नहीं आती। मुझसे पूछो मैं बताता हूँ। कोई ऐसा दिन गुजरा है कि जब ना खाया हो कुछ? कई दिन गुजर गए हैं, अब तो गिनती में भी नहीं है। कि कुछ भी नहीं खाया? कभी कभार ऐसी रातें अब गुजर चुकी हैं जिसमें कुछ खाया नहीं, याद भी नहीं है अब सही तरह। वक्त गुजर है, अल्लाह गुजार है। जी, तो ये थी पाकिस्तान की आम पब्लिक जो बेचारी भूखी सो रही है, जिसके पास हाउस रेंट देने को नहीं है और जो मुसलसल इस परेशानी में है कि किस तरह से अपने आप को संभाले, अपने घर को संभाले, और घर में बच्चों की बालियां और घर की औरतों के जेवर बेच बेच कर किराया दिया जा रहा है या फिर बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। लेकिन जो हुक्मरान है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका कहना है कि जी कोई टेंशन की बात नहीं है, मीडिया बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। जी, बात हम कर रहे थे महंगाई की, और महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। लोग अपने घर का सामान और जेवर बेचकर जो है किसी तरीके से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उसके बाद नेक्स्ट मंथ वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने सामान बेच दिया है या जेवर बेच दिए हैं। लेकिन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, उनका कहना ये है कि जी ये तो वैसे ही मीडिया ने शोर मचा रखा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा पूछना अनवारुल हक काकड़ साहब से ये है कि क्या आपको मालूम है कि वाकई में लोग परेशान हैं, या आप जो पहले भी अमीर कबीर आदमी थे और आज भी हैं, यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई अरबपति, करोड़पति, अरबपति ना हो तब तक तो खैर वो पार्लियामेंट में पहुंच ही नहीं सकता। और काकड़ साहब के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके पास कितना पैसा है। लेकिन साथ साथ एक चीज और जो कि आजकल न्यूज चल रही है, और वो ये कि काकड़ साहब जो हैं वो जी डुअल नेशनल भी हैं। जी हाँ, ये बात बताई जा रही है कि काकड़ साहब के पास जो है शायद ब्रिटिश नेशनलिटी भी है, जो कि उन्होंने छुपा रखी है या बताया नहीं जा रहा। जो लोगों ने लाए बोले तो भाई लोग, जी हाँ, जो एजेंसी के लोग या जो आर्मी के लोग काकड़ साहब को लेकर आए हैं, वो तो यकीनन इस राज को जानते होंगे कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो डुअल नेशनल है। लेकिन अभी तक ये बात छुपाई जा रही है। अब एक न्यूज और भी चल रही है, और वो ये कि बहुत जल्द हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही जो है बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान की वाइफ है, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाए। उनके जो इर्द गिर्द है वो भी घेरा काफी तंग किया जा चुका है, और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है वो, जैसे कि इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं, उसी तरह से उनकी बेगम को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। बात हम करेंगे एक बार फिर जो है हमारे निगरां वजीर आजम यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब की। और जी काकड़ साहब का कहना ये है कि फौज एक यूनिट बिजली भी जो है वो फ्री की इस्तेमाल नहीं कर रही। बिल्कुल जी, और ये बात भी आपने कही थी कि जो फौजी बजट यानी कि डिफेंस बजट है, उसी में उनको काफी सहूलियात दे दी जाती हैं। तो बात फिर वही आ गई कि जी क्यों फौज जो है वो सस्ती यूनिट ले रही है, और फौजी बजट से उनको बिजली क्यों दी जा रही है या फ्यूल क्यों दिया जा रहा है। बात हम करेंगे जी हमारे आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब की, जिनका कहना यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के लोग और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना किरदार अदा करे, अपना रोल प्ले करे। किस चीज के लिए भला? कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए। जहां तक भारत की बात है, भारत के लोगों का कहना यह है कि कश्मीर इशू बहुत पहले ही सॉल्व किया जा चुका है जब 370 हटाई गई। लेकिन हमारे आर्मी चीफ साहब जो है, बजाय इसके कि यहाँ पर ध्यान दें और देखें किस तरह से जो है अभी बन्नू में भी जो है हमारे जो इलाका है बन्नू, वहां पर भी टीटीपी के लोगों का अटैक हुआ, और बार बार कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के एरिया में बार बार अटैक किया जा रहा है। उन चीजों को रोकने के बजाय अभी तक वो कश्मीर कश्मीर और कश्मीर का चूरन बेचने में मसरूफ है। और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जी यूनाइटेड नेशन और उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान के साथ मिलकर या फिर इंडिया के साथ बातचीत करके, जैसे भी, या दोनों से मिलकर जो है वो
کشمیر ایشو کو سالو کرنا چاہیے. سر کشمیر وشمیر تو ہوتا رہے گا, لیکن کشمیر کے ساتھ اگر پاکستان میں جو پرابلمز چل رہی ہیں اگر اس کی طرف بھی آپ دھیان دے دیں تو بہتر ہوگا. CMEC یعنی کہ جی بولے تو چائنا مشینری انجینئرنگ کارپوریشن, جی ہاں CMEC کمپنی جو ہے وہ چائنا کی تھر میں کام کر رہی ہے, اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے 10 سپٹمبر کے بعد اگر $50 ملین پاکستان نے پیمنٹ نہ کی. جی ہاں, پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ جی $50 ملین چائنیز کمپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ پیسے آپ نے دیے تبھی بات کیے گا ورنہ ہم کام کرنا بند کر دیں گے. تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ جی کام بند کر دیجئے, اس لیے کہ پیسہ تو ہمارے پلے ہے نہیں, اور اگر ہے تو ہم آپ کو دیں گے نہیں, کیونکہ اس سے جو ہے ظاہر ہے جو ہماری پاور میں جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سارا ملک چلانے کی پاور ہے ان کو اپنے خرچے پورے کرنے ہیں, تو ہم آپ کے پیسے کہاں سے دیں. بات ہم کر رہے تھے بنو کی. بنو میں جی سوسائڈ اٹیک ہوا ہے جس میں 9 فوجی شہید یعنی 9 سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں. لیکن ہماری لوگ جو ہیں یعنی ہماری ایجنسیز جو ہیں یا ہماری فوج جو ہے وہ بجائے TTP کے لوگوں کو جو اپنی ہی پیداوار ہے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے بجائے آج بھی کشمیر کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. مگر بہرحال شاید کبھی نہ کبھی ان کو عقل آ جائے. ہم تو جی بولتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں غداری کے اور انڈین ایجنٹ ہونے کے سرٹیفکیٹس بھی ملتے رہتے ہیں, مگر خیر نہ ہم گھبرانے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے. الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے, پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ فیبروری میں الیکشنز ہوں گے, اور الیکشنز کیوں کیے جائیں گے, اس لیے کہ یہ اعلان اور یہ بات تو پہلے سے ہی طے ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا. زرداری صاحب اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ دبئی شفٹ ہو چکے ہیں اور یہاں سے بھاگ چکے ہیں, اور یہاں سے ہی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب بھی لندن جا چکے ہیں. یہاں پر صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جو بیچارے جو مشکلوں سے اپنا گھر چلا رہے ہیں یا جن کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور زرداری صاحب کو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ باہر بھیج دیا گیا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, جیسا میں نے پہلے بھی اپنے شوز میں بتایا ہے کہ ایک بار پھر PMLN کو سامنے لایا جا رہا ہے, اور اس کا ثبوت یہ نون لیگ کو نکالا گیا تھا اور جنہوں نے نکالا تھا اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے نون لیگ کو چانس دینا ہے. نون لیگ کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہوں گے. جی ہاں, یہی توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہوں گے وہ نواز شریف ہوں گے. اور اگر یہ سب کچھ طے ہو ہی چکا ہے اور سب کو پتہ ہی ہے, جو کہ ہمیشہ ہر الیکشن سے پہلے پاکستان کی پبلک کو پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے, اور یہی بات عمران خان کے ٹائم پر بھی تھی. تو میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے ہمارے مائی باپوں سے جو کہ پاکستان کو چلاتے ہیں, پاکستان کی ایجنسیز, پاکستان کی آرمی جو پاکستان چلاتی ہے اور فیصلے کرتی ہے, ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی پلیز الیکشنز مت کروائیے, الیکشنز پہ پیسے مت خرچ کیجئے, اور جس کسی کو لا کے بٹھانا ہے آپ لوگوں نے ان کو لائیے اور بٹھا دیجئے کہ بس جی کل سے یہ پرائم منسٹر ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ملک کو چلائیں گے. اگر ہم بات کریں ملک چلانے کی تو اس وقت کوئی بھی ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا ہے, اور جس طرح سے پرابلمز چلتی چلی جا رہی ہیں پاکستان کی وہ کہیں تھمنے میں نہیں آ رہی. آج کی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی بریفنگ کے دوران میرے ایک ہلکے سے بیان کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل حالات میں یہ چیلنج کیوں قبول کیا. میرے لیے یہ بہت جی یہ تھی فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد پاکستان کی, اور ان کا سٹیٹمنٹ پہلے بہرحال جو ابھی انہوں نے ایک دم سے یو ٹرن مارا ہے, اس یو ٹرن مارنے سے پہلے ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جی جو حالات پاکستان کی اکانومی کے ہیں اگر ان کو معلوم ہوتے تو ہرگز یہ منسٹری کی جو آفر ہوئی تھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتی. لیکن اب انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے جو ہے اوپر سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے, تو اس لیے اب انہوں نے ایک دم سے یو ٹرن مارا ہے, اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جی میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا, میں تو یہ بول ہی نہیں رہی تھی, میں تو ابا ڈبا جبا کر رہی تھی. تو بہرحال اب یہ ابا ڈبا جبا کرے یا کوئی بھی بات کرے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. بات ہم کریں گے ایک بار پھر
बुशरा बीबी की, और जो कि इमरान खान साहब की मिसेज हैं और आजकल भागी भागी फिर रही हैं, इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कतर के एम्बेसडर से इन्होंने किसी होटल में मुलाकात की है और उसमें यही बात हुई है कि किसी तरीके से इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, और इमरान खान जो है वो मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, ये बात भी की गई है। खैर, अगर वैसे तो सारे ही हमारे पॉलिटिशियन मुल्क से बाहर चले जाते हैं जब कभी खा पी के थक जाते हैं, तो फिर इमरान खान क्यों नहीं? तो यकीनन इमरान खान को भी मुल्क से बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए। मेरा नाम अब्बास तौफीक है। मैं आज 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इसका दफ़ा है, ये फौज और ये कौम लाज़िम और मज़लूम है। इस वजह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुनून में जाबी सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूँ और थोड़े अरसे के लिए सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। जी हाँ, ये भी इमरान खान की पार्टी के मेंबर थे जिन्होंने कहा है कि जी वो सियासत से अलग होने, और उसका रीजन उन्होंने वही दिया जो इमरान खान की पार्टी से अलग होने वाला हर आदमी कहता है कि जी वो 9 मई के वाकयात से बड़े डिस्टर्ब है। अब ये बात एक ही तरह से, पता नहीं किस तरह से लोगों को सिखाई गई है कि जो आता है यही स्टेटमेंट देता है, इससे हटके कुछ नहीं। बात हम करेंगे एक बार फिर अनवारुल हक काकड़ साहब की। काकड़ साहब का कहना यह है पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, मनसूबा बंदी के तहत मायूसी फैलाई जा रही है। जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे घर में हरगिज 57,000 का बिल नहीं आया था, जो देने में मेरे पसीने छूट गए। और ये मायूसी जो है, और इसी तरह की मायूसी पाकिस्तान का हर शहरी, हर सिटीजन जो हक हलाल की कमाई से अपना घर चलाता है, वो आपके ख्याल से झूठ बोल रहा है, और आप लोग ही सिर्फ सच्चे और खरे हैं, आपके अलावा कोई नहीं। बात हम करेंगे जी एक बार फिर जो है वो हमारे कहना चाहिए कि बोले तो भाई लोग की, और उनमें से एक साहब जो हैं जिनकी ये पिक्चर आप देख रहे हैं मेरे सामने आपके जो ये पिक्चर इनकी लगा के रखी, इनका नाम है जनरल जुबैर मोहम्मद हयात। जी हाँ, जनरल जुबैर मोहम्मद हयात साहब जो हैं, इनका कहना ये है कि अगर इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, मतलब आई ड्रॉप डाले बगैर देखा, गंदी आंख से देखा, मैली आंख से देखा, तो 20 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान आर्मी इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देगी। जी हाँ, ये स्टेटमेंट दिया है इन साहब ने, और इनका कहना ये है कि अगर इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखा तो 20 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है वो इसराइल को सफाई, मतलब दुनिया से ही मिटा देगा। मतलब ये कि फेंकने की भी कोई हद होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप जितना मर्जी फेंकना चाहें आप दूर तक फेंक सकते हैं। और इसी वजह से शायद हमने फेंकने में जो है वो सिल्वर मेडल भी ले लिया है। मगर खैर, अब क्या कहें, साहब को ये भी फेंक रहे हैं और इनको फेंकने देते हैं हम। वैसे इनकी ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ये इसी किस्म की बातें करते हैं, और इसी वजह से फिर अगर हमारे जैसे लोग कुछ बोलें तो जी बड़ा बुरा लग जाता है इन लोगों को। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आने वाले हैं और 4 से 6 घंटे के लिए आएंगे। बहुत मिनते विनते करके बुलाया गया है, और यकीनन उसका रीजन यही होगा कि कुछ रुपया पैसा इनसे लेना है। अब देखें वो हमें देते हैं या नहीं देते। यहाँ से हम चलते हैं जी, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।